नमस्कार प्यारे बच्चों, एकेडमिया अम्बाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लगी कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या करते हैं। इस कविता के कवि हैं श्री रघुवीर सहाय जी। इस कविता में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मीडिया के ऊपर व्यंग्य किया है। आइए कविता के बारे में जानें और उसकी व्याख्या करें। कविता कैमरे में बंद अपाहिज कवि परिचय रघुवीर सहाय जी का जान लेते हैं। पहले जीवन परिचय। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। उनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA किया। प्रारंभ में ये पेशे में पत्रकार थे। शायद इसीलिए ये मीडिया को अच्छे से जानते हैं। मीडिया के जो अंदरूनी मामले हैं, जो मीडिया की सोच है, वो अच्छे से जानते हैं। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान में संबंध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। इनकी रचनाएं के बारे में जानें। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1935 में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन में सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि काव्यगत विशेषताएं इनकी हैं। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। जो सठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार हैं। सठोत्तरी कविता बच्चों जो 1960 की कविता है, जो 1960 के बाद में आई है, जो 1960 में आई हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल आदि बाजार की बेलौस भाषा में कविताएं लिखी हैं। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता के वे सनसनी रिपोर्ट ही नहीं रह जाते हैं, वे आत्मवेशन के माध्यम बन जाते हैं। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव की दिया। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों में उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। हाशिए अर्थात किनारे पर रखा जाता है, लोगों का ध्यान उन पर नहीं जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत व सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। कविता का प्रतिपाद्यानुसार जानते हैं। प्रतिपाद्य कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यम के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना ये है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। ये कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं।
सार भी जान लेते हैं। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं और कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान हैं तथा दूसरे को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वे दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है। सामाजिक उद्देश्य अर्थात कि समाज में और किसी का ध्यान नहीं गया अपाहिज की ओर, हमारा गया है, मीडिया का गया है। परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है। वाकया से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। अगर और वक्त होता इस कार्यक्रम का तो हम अपाहिज को रुला कर रहते। आगे बच्चे व्याख्या देखते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वे दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। शब्दार्थ समर्थ, सक्षम, शक्तिवान, ताकतवर, दुर्बल, कमज़ोर, बंद कमरे में, टीवी स्टूडियो में, अपाहिज, अपंग, विकलांग, दुख, कष्ट। अब बेटा इसकी व्याख्या देखते हैं हम। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? जब प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज उनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको कष्ट क्या है? आप दुख जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। बच्चे, अगर कोई अपाहिज है या कोई उदाहरण के तौर पर आप सोचिए, अगर कोई अंधा है तो हम अगर उसको अंधे को अंधा कहेंगे तो उसको बहुत दुख लगेगा। अगर जिसकी आंखें हैं जो देख रहा है उसको हम कभी गुस्से में या कुछ वैसे ही कह देंगे कि तुम अंधे हो, तुम्हें पता नहीं चलता, तो शायद इतना दुख ना हो उसको। ऐसे ही अगर किसी अपाहिज को अपाहिज कह दिया जाए और उससे पूछा जाए कि तुम्हें क्या दुख है, कैसे है, जो वो झेल रहा है, और उसको वो दुख और परेशान करेगा। और इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अपाहिज को रुलाएंगे और लोग देखेंगे कि देखो मीडिया कितना अच्छा कार्यक्रम पेश कर रहा है, एक अपाहिज की भावनाओं व्यक्त कर रहा है, उससे हमदर्दी जता रहा है, पर होता इसके उलट है। वो अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो ऐसे प्रश्न पूछता है और प्रोग्राम को नाम दे देता है, कार्यक्रम को नाम दे देता है सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। आगे व्याख्या देखते हैं, कविता पढ़ते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? आप खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा? सोचिए। जो बेटा कोष्टक में है उसको ज़रा ध्यान से देखना। बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं इंतज़ार। आगे व्याख्या देखते हैं।
इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, ये बात सोचकर बताइए। यदि वे नहीं बता पाता है तो स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वे अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सकें। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो रोने लगेगा। वे समाज पर कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। वे ये प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। और साथ में मीडिया ये भी चाहता है कि अपाहिज तो रोए ही, साथ में दर्शक भी रोए, क्योंकि अगर दर्शक रो पड़े तो हमारा तो कार्यक्रम सफल हो जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाना है, एक साथ रुलाना है। आप और वे दोनों। कैमरा बस करो, नहीं रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। व्याख्या। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ ना बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वे रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं कि धैर्य रखिए। वे दर्शकों में अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त ना कर पाया तो कोई बात नहीं। पर्दे पर समय की कीमत है कि पर्दे का समय बहुत महंगा है। कहने का भाव है कि वहाँ पल पल जो है, मिनट और सेकंड का है जो पैसा मिलता है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन से कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और ये घोषणा करते हैं कि अब सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इससे थोड़ी सी कमी रह गई है कि आप और हम दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी ये कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्रश्न देखते हैं बेटा कि आपकी व्याख्या और आपको क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ये कविता अपने पन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। ये बिल्कुल सच्चाई है, सत्य है। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। ये कार्य ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की पंक्ता बेचना चाहता है, वे एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है तथा उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। ये कविता बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। करुणा का मुखौटा क्या होता है कि नया अपना चेहरे पे चेहरा लगा लेना और कोई
मन में तो क्रूरता है, लेकिन चेहरे पे करुणा का भाव है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा। एक और प्रश्न देखते हैं। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। अथवा ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ, शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग्य किया है, मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं और अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। वैसे तो जो दूसरों का मजाक उड़ाता है, दूसरों की भावनाओं से खेलता है, वो कभी भी शक्तिशाली नहीं होता है। इतने शक्तिशाली कि वे किसी की भी करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल व्यक्ति अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पा सके। एक और प्रश्न, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। कार्यक्रम संचालक व निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वे धन व प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, वे अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है तथा इससे उसे धन व यश मिलता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आगे। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना क्या नज़रिया प्रस्तुत किया है। कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। क्योंकि इस वक्त की कीमत है, प्रोग्राम का जो समय है वो समाप्त हो गया है और अगर हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगा? आपके विचार अपने विचार है संक्षेप में लिखिए बेटा। यदि हम ऐसे कार्यक्रम देखें तो हमें बहुत दुख होगा। हमारा मन उस अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा से भर जाएगा। हमें मीडिया के लोगों और प्रश्नकर्ता पर बहुत क्रोध आएगा। वो केवल लोग संवेदनहीन हो चले हैं, उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वार्थों को पूरा करना ही उनकी मानसिकता है। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। ये कार्यक्रम लोगों के भावनात्मक रूप से शोषण करते हैं ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिले। बेटा इसमें आप अपने विचार लिखेंगे तो वो और बेहतर होगा कि आप क्या सोचते हैं। आपने कविता को समझा है और आप अपने विचार अच्छे से इसमें लिख सकते हैं, लिखिएगा। इसके ऊपर बेटा एक पत्र भी आपको आ सकता है। यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को भेजें। परीक्षा भवन, दिनांक 23 मार्च आगे 2021। प्रति निर्देशक महोदया, दिल्ली दूरदर्शन, नई दिल्ली। विशेष शारीरिक विकलांग से संबंधित कार्यक्रम के संबंध में प्रतिक्रिया। महोदया, आपके प्रतिष्ठित चैनल ने दिनांक 12 जनवरी को एक दिव्यांग से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता द्वारा दिव्यांग से ऊट पटांग व बेतुके प्रश्न पूछे जा रहे थे। ऐसे प्रश्नों से उसकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानव विधाता की कमी का मजाक सारी दुनिया के सामने उड़ाया जा रहा है। प्रस्तुतकर्ता हिटलरशाही तरीके से प्रश्न पूछ रहा था तथा अपांग की लाचारी का दर्शा रहा था। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। आशा है भविष्य में आप इस तरह के कार्यक्रमों को प्रस्तुति करने के दौरान पीड़ित व्यक्ति की संवेदनाओं का ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद। भवदीय आबासा अर्थात आपका नाम।